हाँ जी, ऑनलाइन हो जाए सब लोग। जी कायनात कैसी हो आप? ग्रुप में इन्फॉर्म करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो। कायनात ग्रुप में मैसेज करो, अभी तक कोई ऑनलाइन नहीं हुआ। हाँ जी कुरत कैसी हो? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी अक्सा। हाँ जी तैयबा गुड मॉर्निंग, कैसी हो? जल्दी से ऑनलाइन हो, टाइम बहुत हो गया। कायनात ग्रुप में 3-4 मैसेजेस करो।
हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? जी मुनीबा कैसी हो? मुबीन, तैयबा, रूज, नुदरत, नबीला, अक्सा, कुरत, क्या हाल है सबका? अभी भी सिर्फ 12 लोग ऑनलाइन हैं। ठीक है, अच्छा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज़ पे। सब्सटेंस अब्यूज़ हमने शायद पहले पढ़ा हुआ है, तो आज हम इसको रिपीट करवाएंगे, ठीक है? हाँ जी मुबीन, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है? इट इज़ अ पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न यूज़ ऑफ ड्रग्स है, यानी कि एक सेट स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, तरीक़ेकार बना हुआ है, लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सब्सटेंस को, ये सब्सटेंस का मतलब है किसी चीज़ का अब्यूज़ करना, यानी कि मिसयूज़ करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना, और वो सब्सटेंस अब्यूज़ कहलाता है। इन द यूज़र कंज्यूम्स द सब्सटेंस इन अमाउंट, इतनी अमाउंट्स में लेते हैं विच आर हार्मफुल टू देमसेल्व्स और अदर्स, जो कि उनके लिए भी नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी, ठीक है? इट डिनोट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन सोशल, वोकेशनल एंड लीगल एरियाज ऑफ द पर्सन's लाइफ, ठीक है? उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में, उसकी स्कूल में, उसकी सोशल लाइफ में, उसके जो लीगल एरिया है, जो लिमिटेशंस हैं, वो हर चीज़ को डिस्टर्ब करता है, ठीक है? पर्सन की, किसी भी पर्सन की लाइफ में। डेफिनेशन क्या है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की? सबसे पहले इंटॉक्सिकेशन है, सेकंड पे विड्रॉल सिंड्रोम है, थर्ड पे डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है? डेफिनेशन में सबसे पहले इंटॉक्सिकेशन कब होती है? अच्छा मुझे ये बताओ कि सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है, ठीक है? और कायनात मुझे स्केड्यूल बना के दो कि किस किस टाइमिंग में टेस्ट करना है, और दूसरा मुझे बना के दो स्केड्यूल उसके वाइज, क्या कहेंगे, यूनिट वाइज, किस किस यूनिट का कब कब टेस्ट करना है, किस तरह से करना है, ठीक है? मेन मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उनके हिसाब से। इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है? इट इज़ यूज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? हाँ जी हमारा, व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज़? एक मुझे ओवरव्यू दो, आपकी नज़र में क्या है सब्सटेंस अब्यूज़ और क्या इसके इफेक्ट्स हैं? जी हाँ जी, कायनात किस डेट से स्टार्ट होने हैं मैम? कल से है मैम। कोई केमिकल वगैरह से टॉर्चर करना, ठीक है? ये सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं है, केमिकल से टॉर्चर करना। किस सेंस में? तैयबा आंसर दिया है, हार्मफुल यूज़ ऑफ एनी सब्सटेंस हमारा। ओके ठीक है, कायनात कह रही है सब्सटेंस अब्यूज़ कैन
simply be defined as a pattern of harmful use of any substance or for mood altering purpose है। substances can include alcohol और other drugs है, जैसे कि illegal है और not illegal or not, as well as some substances that are not drugs at all। ठीक है, good। और anything else? जी, अच्छा, इसकी डेफिनेशन में अलग अलग चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके लिए यूज़ की जाती है। जैसे कहा जाता है कि इंटॉक्सिकेशन हो गई है, पेशेंट को विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन की जा रही है, डिटॉक्स होते हैं, इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं इसके सारे प्रोसेस के अंदर, जब पेशेंट ड्रग अब्यूज होता है और उसको जो है वो छुड़वाने की कोशिश की जा रही होती है, ड्रग डिपेंडेंस है। ठीक है, इस तरह की सारी सिचुएशन है। अब इंटॉक्सिकेशन में क्या होगा? इट इज़ अ यूज ऑफ सब्सटेंस दैट रिजल्ट्स इन मैल अडेप्टिव बिहेवियर। जब इंटॉक्सिकेशन होना शुरू होती है तो उसका मैल अडेप्टिव बिहेवियर होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल, अभी क्या है, रिवर्सिबल स्टिमुलेशन हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, इम्पेयर्ड जजमेंट हो रही है। लोगों में, चीज़ों में, बातों में जज नहीं कर पा रहा। जो स्टिमुलेशन हो रही है वो रिवर्सिबल है, अभी इरिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक्साइटमेंट जो है वो पीक लेवल पे है, यानी कि ऐसी एक्साइटमेंट है नशा करने से कि कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी भाग दौड़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और बहुत फास्ट काम करेगा। अच्छा, मुबीन कह रही है कि मूड ऑल्टरिंग थिंग्स कह सकते हैं, मतलब कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, ड्रग लेते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते, ठीक है। हाँ, कुछ लोग पिल्स वगैरह भी लेते हैं और डिपेंड करता है कि वो कौन सी है। अच्छा, दूसरा विड्रॉल सिंड्रोम में क्या है? इट रेफर्स टू दैट नेगेटिव साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस दैट अकर व्हेन यूज ऑफ अ सब्सटेंस सीज एंड ड्रामेटिकली डिक्रीज। ठीक है। इसके अलावा मैलएडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है। अच्छा, विड्रॉल सिंड्रोम में क्या है कि इट रेफर्स टू द नेगेटिव साइकोलॉजिकल। अब विड्रॉल इफेक्ट में क्या आता है कि जो बॉडी के जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल इसके अंदर से वो आते हैं, नेगेटिव साइकोलॉजिकल फिजिकल रिएक्शन आते हैं। साइकोलॉजिकल कैसे कि अब जब वो विड्रॉल इफेक्ट में जा रहा है ना, विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि जब उसने ड्रग अब्यूज है लेकिन उसने ड्रग्स छोड़ी हैं, तो विड्रॉ करने की वजह से जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे उनका एक सिंड्रोम बन जाता है, कम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें से क्या होता है कि उसको नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि उसके रिएक्शन आते हैं, जैसे कि हर बात को गलत सोचना, हर बात को नेगेटिव लेना, ठीक है, और हर बात के बारे में अपना रिएक्शन देना नेगेटिव वे में, और सबके साथ लड़ाई करना, सबको मारना कूटना। देखा जो नशे वाले होते हैं अपने बारे में लड़ाई कितनी ज़्यादा करते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको विड्रॉल इफेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल भी नेगेटिव आ रहे थे, फिजिकल भी नेगेटिव आ रहे थे। कैसी हो अनीजे? गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है, इसी तरह क्या है, फिजिकल भी रिएक्शन उनके नेगेटिव आते हैं, यानी कि मार कुटाई करते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स होते हैं। और ये कब होता है? दैट अकर्स व्हेन यूज ऑफ सब्सटेंस सीज, जब जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसको सीज कर दिया जाए, ठीक है, या तो सब्सटेंस को सीज कर दिया गया है या ड्रामेटिकली डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि एकदम से ही ड्रामेटिकली, कैसे कि एकदम से सडन डिक्रीज किया गया है तब, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होगा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेफली विदड्रॉइंग फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेफली विदड्रॉ किया जाता है किसी सब्सटेंस से, ठीक है, इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि हमने बात की है अभी थोड़ी देर पहले कि इंटॉक्सिफिकेशन ही है, यानी कि वो अभी जब उसने सब्सटेंस लेना शुरू किया, और डिटॉक्स कब होगा? जब उसे विदड्रॉ करवाया जा रहा है और स्लोली करवाया जा रहा है, ग्रेजुअली करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा,
और ये सेफली, प्रोसेस ऑफ सेफली विदड्रॉ हो रहा है, यानी कि अगर हमने विदड्रॉ करवाया तो सेफ करवाया है, एकदम से सडन विदड्रॉ करवाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। सेफ करवाया है यानी कि अगर, यानी कि जैसे टैपर करते हैं ना, मैं आपा यास्मीन, जैसे टैपर करते हैं ना मेडिसिन को, किसी को अगर पहले 100 mg ले रहे थे, फिर 90 पे कर दिया, फिर 80 पे कर दिया, फिर 50 पे कर दिया, इस तरह, और लास्ट में जो है वो कम करते करते अच्छा, तो क्या है इसके अलावा सेफली विदड्रॉ से ये होगा कि एकदम से जो विदड्रॉल इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे, साइड इफेक्ट्स नहीं आते, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, ड्रग डिपेंडेंस में क्या है, इट इज़ एन अडेप्टिव, ड्रग डिपेंडेंस में अडेप्टिव स्टेट होती है, ठीक है। जब लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं वो फिर चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अडेप्टिव स्टेट है। इसके अलावा क्या होगा, ये अडेप्टिव स्टेट है जिसमें दैट डेवलप्स फ्रॉम रिपीटेड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कब डेवलप होती है ये अडेप्टिव स्टेट, जब रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती रहती है, जब कोई ड्रग्स बार बार लेता है उसकी वजह से ये स्टेट जो है वो डेवलप होती है। दूसरा, एंड विच रिजल्ट्स इन विड्रॉल, और जिसका रिजल्ट जो है वो विड्रॉल में जाता है, विड्रॉल अपॉन सेसेशन ऑफ ड्रग यूज़, और जिसके रिजल्ट्स में विड्रॉल की वजह से रिपीटेड ड्रग एंड विच रिजल्ट्स इन विड्रॉल अपॉन सेसेशन ऑफ, और फिर इसकी वजह से जो है वो विड्रॉल में चला जाता है। अगर पेशेंट जो है जैसे ही ड्रग्स को रेपिटेटिव, वो पहले एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी, रिपीटेड मेडिसिन लेता जा रहा था, लेकिन जब उसको विड्रॉ करना शुरू किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए। मुबीन कह रही है यस मैम, मैंने भी ऐसा एक केस देखा था जिसको उसकी फैमिली ने आहिस्ता आहिस्ता कम किया था और अब वो रिकवर भी कर गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं ना, इनको फिर स्लोली रिकवर करके, इवन कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि जिसकी डिपेंडेंस हो जाती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नशे वाली दवाई हो, वो ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी डिपेंडेंस हो जाती है, जैसे कि कार्डियो सेलेक्टिव होगी, या बीपी के लिए जो मेडिसिन होती हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, उनके लिए भी डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट। अब जैसे बॉडी, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब आप क्लिनिकल पे जाओगे ना, तो आप कभी ये सुनने में आपको आएगा कि मेडिसिन, हम इसके ये इंजेक्शन को टैपर कर रहे हैं, ठीक है। टैपर मीन्स कि आप सडन उसको एकदम से ड्रॉप नहीं कर सकते, उसकी डोज एकदम से आप क्विट नहीं कर सकते, आपको स्लो स्लो करना पड़ता है। हाँ, रेजिस्टेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस इस सेंस में नहीं कहेंगे, ये होता है बेसिकली कि बॉडी डिपेंडेंट होती है, तो डिपेंडेंट होने की वजह से ये होता है कि वो फिर उसके ऊपर वो इस देती है, डिपेंड करना शुरू कर देती है बॉडी उस मेडिसिन के ऊपर, और जब तक उसको मेडिसिन नहीं देती वो अपना काम स्टार्ट नहीं करती, बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन नहीं देती। वेट करना शुरू कर देती है। इवन सिर्फ हम मेडिसिन की बात करें, अगर आप मेडिसिन को छोड़ो, इसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि आप बात कर लो कॉलेज कैपिटल की, जिन लोगों का कॉलेज पास होता है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, यानी कि 6-7 डेज के लिए अगर किसी को कॉलेज पास है ना, तो वो क्या है कि उसका जो ब्लैडर है, जो यूरिथ्रा है, वो भी डिपेंडेंट हो गया है। ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, और यूरिथ्रा ने मैच्योरेशन के लिए जो है वो रिलीज़ नहीं होना, वो ऑलरेडी रिलीजिंग फेज पे है, और ब्लैडर जो है वो फीलिंग और फुलनेस नहीं देगा, तो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आदत हो जाती है। तो फिर इसलिए जब काफ़ी दिनों के बाद, हफ्ते बाद या 10 डेज के बाद जब फॉलिज रिमूव करते हैं, तो क्या करते हैं कि फॉलिज रिटेंशन का जो प्रोसीजर है वो करवाया जाता है, जिसमें जो है ना, क्या कहते हैं, फॉलिज को रिटेन करवाया जाता है, यूरिन को होल्ड करवाया जाता है। किस तरह कि ये क्राइटेरिया है, ये एक प्रॉपर मेथड है, प्रॉपर तरीक़ेकार है कि जब आप फॉलिज रिमूव करो तो फॉलिज को क्या करो कि रिमूव करने से पहले क्लैम्प करना है, ब्लैडर को फीलिंग ऑफ फुलनेस देनी है, ब्लैडर को फुल करवाना है, और अर्ज फील करवानी है कि मुझे यूरिन आ रहा है, मैं पास करना चाहता हूँ, और फिर हम कैथेटर को रिलीज़ करते हैं, क्लैम्प उतार देते हैं, और फिर उस पेशेंट को कहते हैं यूरिन पास करो, वो फिर यूरिन पास करता है, यानी कि फॉलिज में से यूरिन पास आउट हो जाता है, बैग में आ जाता है। फिर उसके बाद उसको फिर क्लैम्प कर देते हैं, और फिर फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं ब्लैडर को,
फिर ब्लैडर अर्ज देता है कि मैं इसको अब एम्प्टी करना चाहता हूँ, मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस फील हो रही है, यानी कि मुझे शदीद यूरिन आया हुआ है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन होती हैं। अच्छा, मारिया कह रही है फिर इफ़ेक्ट नहीं होता, डोज़ ज़्यादा करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल थ्रेशहोल्ड बन जाता है ना बॉडी का। अगर 50 का इफ़ेक्ट होता है, इवन कि मैं आपको बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो ड्रग अब्यूज़ जो है वो सिर्फ सेडेटिव्स का ही होता है। जो लोग पैनाडोल के आदी होते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा पैनाडोल लेते हैं, तो एक पैनाडोल खाने से उनका पेन ठीक होता रहता है। महीना डेढ़ उन्होंने एक पैनाडोल खाई है तो बॉडी का उसके ऊपर थ्रेशहोल्ड बन गया, पेन के रिसेप्टर्स सिर्फ को पता लग गया कि अगर ये 500 mg टैबलेट देगा तो पेन कम हो जाएगी। अब आप पावर ज़्यादा लगाओ, फिर पेन जो है वो क्या करेगी, वो फिर ज़्यादा पेन जनरेट करेंगे, तो 500 mg से उसका काम नहीं बनेगा। फिर जब तक आप 1 ग्राम नहीं लोगे तब तक पेन होती रहेगी। इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं बेसिकली। ये आप सारे बड़े चलाक हैं अंदर बॉडी के भी। ठीक है, अच्छा तो क्या है कि इसके अलावा मुबीन कह रही है मैम मैं जैसे थायरोक्सिन रोज़ खाती हूँ और अगर मैं छोड़ूंगी तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है मुबीन, आपको हाइपो है और वह खाने से भी तो होते हैं साइड इफ़ेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल खाने के होते हैं। थायरोक्सिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत लो साइड इफ़ेक्ट है थायरोक्सिन का। अच्छा ठीक है, तो ये ड्रग डिपेंडेंस की हम बात कर रहे थे। ये खाने से होते हैं बट स्टार्टिंग में ज़्यादा हुए थे साइड इफ़ेक्ट्स, अब बॉडी रेजिस्ट कर गई है, अब कम होते हैं। सही, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बेसिकली मुबीन, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वो क्या होता है कि बॉडी जो है ना अपने लेवल पे आ रही होती है काम के रूटीन के, तो वो बेसिकली ये होता है। यानी कि जो आपका थायराइड है, अब जब उसको बाहर से थायरोक्सिन दी जा रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अब नॉर्मल स्टेट पे काम करना चाह रहा है और बॉडी भी नॉर्मल थायरोक्सिन पे काम करना चाह रही है। ये चेंजेस आती हैं। और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स तो थायरोक्सिन हो या न्यूमरकाज़ोल, बहुत गंदे इफ़ेक्ट्स हैं ना। मुबीन मेरा हाइपर है, लेकिन मैंने बड़ी देर से टेस्ट नहीं कराया। आई थिंक मेरा ठीक चल रहा है। मेरा हाइपर चल रहा था और मैंने न्यूमरकाज़ोल 1.5 साल खाई है और मैं सुप्रेस करने के लिए ले रही थी। मेरा बहुत हाइपर था, मेरा कभी हाइपर होता था कभी हाइपो होता था, मेरा मिक्स चल रहा था। अच्छा, ड्रग डिपेंडेंस हो गया। टॉलरेंस क्या है, किसी भी चीज़ की टॉलरेंस जब बन जाती है, जैसे कि अभी कहा कि जी मैम कुछ लोग रोज़ ही पैनाडोल खाते हैं, जो खाते हैं कुरत वो गलत करते हैं। खाने से अभी मारिया ने जैसे कहा कि डोज बढ़ानी पड़ती है, तो बेसिकली इसे कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, यह है अ स्टेट इन विच द पर्सन नीड्स मोर अल्कोहल टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। यानी कि जिनकी टॉलरेंस बन जाती है वो कैसे बन जाती है, जो सेडेटिव ले रहे हैं जब वो लेते रहते हैं तो बॉडी के अंदर उसका टॉलरेंस लेवल बन जाता है, जिसे मैं थ्रेशहोल्ड कह रही हूँ। हाँ मुबिन, तुम आ जाओ फिर इकट्ठे चलेंगे। तो क्या होता है कि टॉलरेंस लेवल बन जाता है। अब उस टॉलरेंस लेवल को क्या करने के लिए, अब उस टॉलरेंस लेवल को बीट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने अच्छे इफेक्ट्स के लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एडिक्ट था, 1 डे के अंदर गाड़ी मार दिया, ठोक दिया। ठीक है, कॉजेज ऑफ अब्यूज क्या है और एडिक्शन के बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं, दूसरा ब्रेन रिवॉर्ड सिम्टम्स आते हैं, सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, कॉजेज और सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज इज एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई बहुत डिप्रेस्ड होगा तब वो करेगा, कोई बहुत एंग्जाइटी होगी तब करेगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तब करेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर है तब करेगा, शिज़ोफ्रेनिया है तब करेगा। ठीक है, इम्पल्सिव पर्सनालिटी है तब करेगा, सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर है तब करेगा, पेरेंट्स ड्रग यूजिंग फ्रेंड्स हैं तब करेगा। यानी कि अगर फैमिली में ही लोग जो हैं वो ड्रग फ्रेंडली हैं तो तब होगा। यानी कि उनकी रूटीन है कि उनकी पार्टीज़ वगैरह में उनके घरों में आराम से ड्रग्स चलती हैं, पेरेंट्स भी लेते थे, तो उसका कोई भी डर नहीं है, वो फिर ओपन में करेगा। ठीक है,
अगर डिप्रेशन वगैरह में रहता है तो उसको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने का सोल्यूशन सिर्फ यही लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कि सेंसेशन को बढ़ाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि केटामिन है, केटामिन इंजेक्शन को पार्टी ड्रग कहा जाता है। इसके अलावा पार्टी ड्रग्स में कैप्सूल्स वगैरह आ जाते हैं। एक टैबलेट आती है 5-10 रुपए की आती है, लेकिन वो ये जो पूल पार्टीज और इस तरह की जो पार्टीज होती हैं उसे ड्रग पार्टीज कहते हैं। उसमें वो टैबलेट खाते हैं और फिर उसके बाद जो लोग नाच रहे होते हैं वो बेसिकली वो टैबलेट खा कर नाची जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंसेशन सीकिंग होती है, अपने अंदर सेंसेशंस बढ़ाने के लिए लोग ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं। दूसरा आपको पता है कि कुछ कुछ चीज़ों को, जैसे कि ये जो लेते हैं ना हीरोइन वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें लेते हैं वो उनकी सेंसेस को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें वो करती हैं डिलीरियम, हाँ डिलीरियम का कॉज करती हैं, नशा कॉज करती हैं, सेंसेशंस को लॉस कर देती हैं, और कुछ चीज़ें जो है सेंसेशंस को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो लोग उस सेंसेस में भी लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लो, अक्सर जो सर्जन्स हैं वो नशा करके सर्जरी करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, होश में उन्हें समझ नहीं आती हमने क्या करना है। ठीक है, और अक्सर सर्जन्स के बारे में ये मशहूर होता है कि वो जब तक नशा ना करें या शराब ना पिए या वो अपने 1-2 सूटे में लगाएं तब तक वो ऑपरेट नहीं प्रॉपर कर पाते। और मैंने जो आज तक ये एक बात सुनी थी कि जो डॉक्टर नशा करके ऑपरेट करेगा वो बड़ा अच्छा ऑपरेशन करता होता है, उनके बारे में बड़ा अच्छा उनके बारे में ये मशहूर होता है कि बहुत अच्छा ये सर्जन है, हालांकि ये इलीगल है। ठीक है, तो इसी तरह जब ओवरडोज ऑफ डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, या किसी ट्रॉमा का बहुत बुरा इफेक्ट हो, पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर में इतनी गलत सिचुएशंस में से गुजर रहा है कि वो नहीं कर पा रहा, हाँ कबीर सिंह है जैसे कि, फिर उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, शिज़ोफ्रेनिया है जिसको अपनी आंखों से चीज़ें नज़र आ रही हैं, इम्पल्सिव पर्सनैलिटी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। पर्सनैलिटी से मुझे याद आया, हम लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ रहे थे और उसके मैंने आपको क्लस्टर्स पढ़ाने थे, अभी हमने ये स्टार्ट कर लिया। अच्छा अच्छा, ये हो गया। दूसरा क्या आ जाता है फिर, when dopamine receptors in the brain's nucleus accumbens आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, जो न्यूक्लियस है ब्रेन का, अगर वो स्टिमुलेट हो जाता है इसके अंदर, जब वो स्टिमुलेट होता है, जब डोपामिन रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलेट कर देते हैं द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस प्लेयर, तो उससे जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है तो बॉडी जो है ना प्लेयर और पेशेंट बंदा जो है वो प्लेयर महसूस करता है, अपने अंदर खुशी महसूस करता है डोपामिन के रिलीज होने से। न्यूरल पाथवेज जो है ना ब्रेन के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो ये शो करवाते हैं हाउ इम्पोर्टेंट दैट प्लेयर इज टू एन इंडिविजुअल एंड हाउ स्ट्रांगली ही और शी बॉन्ड्स इट। और जो क्या है ब्रेन के जो पाथवेज हैं वो ये नोटिस करते हैं, वो ये इन्फ्लुएंस करते हैं ब्रेन के कि भी कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए ये खुशी पाना, और इंडिविजुअल के लिए कितना कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर इज टू एन इंडिविजुअल एंड हाउ स्ट्रांगली ही और और कितनी कितनी ज़्यादा उसको ज़रूरत है या नहीं है, ये ब्रेन डिसाइड करता है। एज इज़ ऑल्सो अ की रिस्क फैक्टर फॉर अब्यूज़ एंड एडिक्शन, और जो एज है वो ऑल्सो की फैक्टर है अब्यूज़ के लिए और एडिक्शन के लिए। अमंग अब्यूज़र्स में 96% जो है वो बिगिन स्टार्ट करते हैं यूजिंग सब्सटेंस बिफोर 21 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, कॉजेज ऑफ अब्यूज़ में क्या है, अलग से एक और चीज़ है कि ये हाई स्ट्रेस लेवल होता है, इसमें एक्सेस टू ड्रग्स एट वर्क होता है, सेंस ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल होता है इसके अंदर, और एक्सेस टू ड्रग्स जो है वो एट वर्क होता है। ज़्यादातर जो एक्सेस होती है वो काम पे लोगों को होती है। ठीक है, दूसरा सेंस ऑफ कंफर्ट, ज़्यादातर लोगों को जो जॉब्स वगैरह करते हैं उनको गलत कामों में लगाया जाता है, वहाँ से लोगों को ज़्यादातर फैसिलिटी मिलती है इन चीज़ों को यूज़ करने की। सेंस ऑफ कंफर्ट होता है लोगों को वर्किंग इरेगुलर शिफ्ट, जो कि इरेगुलर शिफ्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए उनको सेंस ऑफ कंफर्ट होता है। जैसे कि जो लोग, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी नर्सेज ज़्यादातर जो गलत काम में इस तरह के नशे वगैरह में या एडिक्शन में लग जाती हैं, उसकी वजह क्या होती है कि एक ड्यूटी सारा दिन लेक्चर लिया, उसके बाद आपकी ड्यूटी लगा दी इवनिंग करके आए तो इवनिंग में शॉर्टेज होगी नाइट में, तो आपको नाइट भी आपसे कराई, अब सुबह आपका लेक्चर भी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हिम्मत करके सुबह को रुक भी गए लेक्चर के लिए
तो आप इमेजिन करो कि आपकी आँखों के आगे फ्लैशेस आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी आँखों में लाइट अजीब-सी पड़ना शुरू हो जाती है, आप देख नहीं पाते हो, आँखों में शदीद दर्द होती है, मसल दुखते हैं, सर दुखता है, जिस्म दुखता है, समझ नहीं आती कि जागना कैसे है और सोना कैसे है। जागना तो दूर की बात है, सोया भी नहीं जा रहा होता, ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में अपने आप को कम्फर्ट करने के लिए लोग जो हैं वो इसका सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर देते हैं। छोटी-छोटी टैबलेट से शुरू करके फिर बड़ी पे जाना पड़ता है। जैसे कि नाइट शिफ्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्स करने की वजह से आप इरिटेट हो गए हो, आपको दिन में तो नींद आती है, रात को नहीं आती, और दिन में आपने ड्यूटी भी करनी है, तो तब भी होता है। एक्स्ट्रा आवर्स लगाने की वजह से, जैसे कि ऑल कंट्रीब्यूट टू वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, और ये एक तो आप जलील होकर ड्यूटियाँ करके और आगे से वहाँ भी स्ट्रेस और घर में आके भी ना सो पाओ, तो फिर लोग ये अप्रोच करते हैं कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ कुछ खा के, इस तरह होता है। डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स हों को वर्कर्स के साथ, तब भी लोग इस तरह से करते हैं। को वर्कर्स जो जीना हराम कर देते हैं, वर्क प्लेस बुलिंग है, बहुत ज़्यादा इन है वर्क प्लेस बुलिंग, आपको जानबूझ के इरिटेट किया जाता है कि आप काम ना कर पाओ। लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट, जब आपको प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि इरिटेट किया जाता है, जानबूझ के डिप्रेस किया जाता है और डिग्रेड किया जाता है प्रोफेशनल स्पेस पे, तो फिर भी जाके लोग इस तरह से, कुछ लोग जिनकी अप्रोच अपने अपने ऊपर, अपने माइंड पे, अपनी सोच पे, अपने इमोशंस पे अप्रोच नहीं है, डिसीजन पावर अच्छी नहीं है, तो वो फिर गलत उसमें पड़ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने उस बंदी को दे दी, उस बंदे को देंगे जिसका काम आपने इवैल्यूएट किया, उसको एक्सेप्ट किया, जो आपको पता है कि बंदी के पास इस काम को लेकर नॉलेज की है, वो बंदी एक्सपीरियंस की है, वो कॉम्पिटेंट है। अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट है काम के लिए, तो आपको वही काम करना है। लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट ऑन द जॉब। जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना आगे बढ़ते हो, इतनी एजुकेशन करते हो, दिन रात मेहनत करते हो, और आपकी जॉब्स के अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ने की, जॉब में एडवांसमेंट की जब अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, बाकियों को दी जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर बंदा डिप्रेस होकर इस तरह के गलत काम करता है। कोई भी वर्क ओवरलोड की वजह से बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रोल एम्बिग्विटी जब होती है, यानी कि आपको अपनी फैमिली में भी नहीं पता मेरा क्या रोल है घर में, जहाँ पे ज़रूरत होती है आपको छोटा बना दिया जाता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जब बेइज्जती करनी हो तो बड़ा कर दिया, तुम बड़े हो। जब काम में किसी ज़रूरत की जिम्मेदारी की बात में बोलने लगे, तुम अभी छोटे हो, चुप रहो, ठीक है। तो ये आपका रोल जो है, इसमें एम्बिग्विटी है, शक व शुबहात है, आपको पता ही मेरा रोल क्या है। और ड्यूटीज़ पे भी इसी तरह का अगर बिहेव किया जाए कि आपसे काम बेतहाशा लिए जाएं लेकिन आपको समझा कुछ ना जाए, तो वो रोल एम्बिग्विटी है, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम आती है। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कल्चरल फैक्टर्स है, सोशल एटीट्यूड होता है, पीयर बिहेवियर्स है, लॉज है, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी है, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स में क्या है, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सोसाइटी और एनवायरमेंट फैक्टर बनती है। सब्सटेंस अब्यूज़ के सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स आते हैं। कल्चर का कैसे होता है, ये ज़्यादातर तब होता है कि जब कोई किसी और कल्चर से आया होता है, किसी और ट्रांस कल्चरल होता है, तो उसमें लोग इंटर कल्चरल है और इंट्रा है, तो लोग जो है इरिटेट करते हैं जानबूझ के और एक्सेप्ट नहीं करते। और जो है ना, एटमॉस्फेयर में उनको एटमॉस्फेयर अडॉप्ट करने नहीं देते, जानबूझ के ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि लोग डिस्टर्ब रहें, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कल्चर होता है, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर पे में सर्वाइव करना और उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो फिर कल्चर को अडॉप्ट भी नहीं करने देते और फिट भी नहीं होने देते। सोशल एटीट्यूड्स में क्या है कि सोसाइटी जो है वो हमारे कुछ लोगों को, मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। सोशल एटीट्यूड में अगर किसी से, अब जैसे ये जो अब्यूज़र्स हैं, इन्हीं की एग्जांपल ले लो। हेलो।
सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो आप ये देख लो कि सोशल फैक्टर्स में कि जो वो है क्या नाम लेते हैं सोशल फैक्टर्स में अगर किसी ने एक दफ़ा कोई गलती कर दी है सोशल एटीट्यूड्स में, जैसे कि एक गलती कर दी, अगर किसी ने एक दफ़ा कोई एक अगर टैबलेट खा लिया ना गलती से, तो उसके लिए इल्ज़ाम होता है कि ये तो करता ही नहीं है, ये कैसी नशा करता है। या अगर कोई बच्चा एक दफ़ा फेल हो गया, ठीक है, तो उसको दुनिया ने इतनी बातें सुनानी है कि ये तो फेलियर है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। उसकी वजह से वो फिर अपने उस एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए वो फिर बार बार वो काम करेगा। दूसरा, वो नशा करना शुरू कर देगा। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कोई एडिक्ट है ना, उसको सोसाइटी इतना बुरा बिहेव करती है, इतना बुरा बिहेव करती है कि वो लोग अपने माहौल में ही फिर रहना पसंद करते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करती बेसिकली। तो उन्हें वो जगह ही नहीं देते सोसाइटी में जो एडिक्ट्स होते हैं। अब मैंने खुद देखा हुआ कि ना लोग जो है ना, वो जैसे ये एडिक्ट्स हैं उनको आते जाते मारते हैं, ठीक है। तो एक दिन एक गुजर रहा था ऐसे आदमी, मैं अपने भाई के साथ जा रही थी, तो वो गिरता पड़ता इधर उधर जैसा, तो उसको ना मेरे भाई ने ना मारा और उसको कहता जा भाग गया यहाँ से, और उसको ना ऐसे बाबा सुनाई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख वो पहले ही सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, मैंने कहा तूने उसको क्यों मारा, क्या वजह थी? नहीं ऐसे नशा करते हैं वो। मैंने कहा उनके अपने कंट्रोल में नहीं है, मैंने कहा तूने बहुत गलत किया है, इसको नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा उसको वैसे समझाओ और तरीके से करो, और इसका मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। फिर इसी तरह जब मैं मेंटल में जॉब करती थी, वहाँ पे हमारे पास एडिक्शन वार्ड में बहुत सारे एडिक्ट्स आते थे। तो अब वो क्योंकि वो जो बिहेव करेंगे, जो उनका जो फिजिकल नेगेटिव होगा, जो मेंटली नेगेटिव होगा, साइकोलॉजिकल नेगेटिव होगा, वो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। पहले वो हमें कहेंगे मैडम मुझे 81 ज़्यादा दे दो, मैडम 81 ज़्यादा दे दो, पहले मांग करेंगे, फिर एक वक्त आएगा 81 मांगते फिर वो इंजेक्शन कहेंगे लगा दो। फिर जब नहीं, पहले वो बड़े प्यार से बात करेंगे, चाय भी मांगेंगे, खाना भी मांगेंगे, चाहे आप देते हो। जब उनको उनकी मर्जी की बात ना मांगो तो उन्होंने बोलना शुरू कर देना, गालियाँ भी देनी है, चीज़ें भी तोड़नी है, भागने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस तरह का लोग बिहेव करते हैं। तो क्या है कि वो उनके अपने बस में नहीं है, उनकी सुननी है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये हमारा सोशल एटीट्यूड है जो उन्हें चेंज कर सकता है। पीयर बिहेवियर में ये आएगा फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स क्या बनते हैं कि अगर आपके किसी क्लास फेलो के साथ किसी भी किस्म का कोई मेंटल, साइकोलॉजिकल या कोई भी इशू है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास की किसी की सप्लीज आई हैं, तो उनको उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना कि वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। ना ही उनको इस चीज़ का स्टिग्मेटाइज करना है, उन लोगों को भी सर्वाइवल का चांस देना चाहिए हमें। जैसे लॉज हैं, लॉ क्या करता है, लॉ इतना ज़्यादा जो है वो इनजस्टिस है दुनिया में कि लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है कि लोग गलत कामों में पड़ जाते हैं। कॉस्ट और अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है इस सब चीज़ में। कॉस्ट किस तरह से करती है कि जो खर्चे हो रहे हैं और जो अवेलेबिलिटी है, अगर ये चीज़ें सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, अगर जैसे कि एक्नॉल ग्रेविनेट अब 5 रुपए का इंजेक्शन आता है, ठीक है, 3 रुपए का साथ वो नीरोबियन मिलाते हैं, उन्हें 10 रुपए का नशा उनका पूरा हो जाता है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी, कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें महंगी हों तो लोग अप्रोच ना करें। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह कोनों में हर तरह का नशा मिलता है। जो लोग नहीं करते उनको नहीं पता। अब हमें नहीं पता कि ये ड्रग्स कहाँ से मिलती होंगी, हमें नहीं पता कि ये शराबें वगैरह और ये जो है कोकीन है, ये चेस्ट वगैरह कहाँ मिलती है, हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारी इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है, इंटेंशन नहीं है। लेकिन जिनको पता है उन्हें हर चीज़ का पता है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि हमारे यहाँ से नशे वाला गुजरा था हमारे घर के पास से। बेसिकली हमारे घर से दूर 2-4 गलियाँ दूर एक घर था, वहाँ पे औरतें वो बेचती थी और वहाँ पे जो ये एडिक्ट्स थे वो बहुत आते जाते थे उस तरफ को। जब इस चीज़ के ऊपर काम किया गया, मोहल्ले वालों ने देखा, क्योंकि उन लोगों ने बच्चे भी उठाने शुरू कर दिए थे वहाँ से, चीज़ें बहुत चोरी होने लग गई थी। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया ना, तो फिर पता लगा कि भाई वो जो घर है वहाँ पे ये चीज़ बिक रही है। फिर उधर पुलिस वगैरह भेजी गई और उनको पकड़वाया गया और उसको फिर काम को ख़त्म करवाया गया। तो अब एडिक्ट्स नहीं आते वहाँ पे। तो ये चीज़ अवेलेबिलिटी पे आ जाती है और कॉस्ट पे आ जाती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ अब्यूज़ में क्या है,
डायग्नोस्टिक और स्टैटिकल जो मैनुअल बना हुआ है DSM-4 जो है, इसमें लिस्ट बनाई गई है 11 डायग्नोस्टिक क्लासेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ की, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, एम्फेटामिन्स हैं, सिमिलरली एक्टिंग जो है वो सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, इसके अलावा कैफीन्स हैं, कैनाबिस है। अब जो कैफीन्स हैं, आपको पता है जो कैफीन है उसकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है लोगों को। कोकीन है, हेलुसिनोजेंस हैं, ठीक है, इसके अलावा इनहेलेंट्स हैं, निकोटीन है, ओपियोइड्स हैं, इसके अलावा फेनसाइक्लिन है, ठीक है, इसके अलावा सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स है, सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स हैं, ठीक है, एंग्जाइटिक्स हैं, ये सारी चीज़ें एडिक्शंस करवाती हैं, ठीक है। और ये क्या हैं, ये सब की सब क्या है, ये टाइप्स हैं जो कि ड्रग्स ली जाती हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। कार्पोरेट लाइबिलिटी से भी हॉस्पिटल को लाइबल करार दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल की अपनी रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी जैसे कि हॉस्पिटल में जो है स्टाफ की कमी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटल के कमी की वजह से चल रहा है नहीं, खत्म। ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, देखो जरा टाइप्स ऑफ ड्रग्स, शायद आपको आवाज ना आए लेकिन आप वीडियो देख सकते हो। ये इन्होंने 7 टाइप्स दी हुई हैं, टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं दैट आर ओपन कंफ्यूजिंग, जो कि कंफ्यूज कर देती हैं। बैठ जाओ, स्क्रीन शेयर करने में बताऊंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? ये क्या है, ये ड्रग अब्यूज है। होगा ये ऑफ कोर्स, अभी पता करने दो। बाहर वो चले जाते हैं ना मुल्कों से बाहर, क्या पता ना हो वो वाला। वो डॉक्टर कमर कहीं गया तो नहीं, वो कमर जमाना पेट का किसी से डॉक्टर नदीम अच्छा ज़्यादा कहाँ बैठता है वो आज के दिन में रहा था उसको नहीं, अभी वो कहाँ बैठा होगा, ओपीडी में होगा या वार्ड में होगा? क्या है वो कंसल्टेंट है वो तो एचओडी है ना, प्रोफेसर है ना कमर पे। मैं इकरा से पूछ रही थी, इकरा से पूछ लेती हूँ। तो मैं से एकेडमी कोई ना कोई होता है। हाँ, फिर आखिर जो भी हुआ हो सकता है आज कब जमा पूछ लेते हैं।
नहीं ना, उनकी अपनी मेरी भी तो होती है ना, उनकी अपनी भी तो मीटिंग वगैरह कोई चीज़ें होती हैं ना, ऐसे नहीं ना। मैं उससे पूछ लेती हूँ लड़की से, रुको मैं अभी वहाँ जाती हूँ ना, मेरा लेक्चर चल रहा है, मैं उसे कॉल करके एक्सचेंज से पता कर लेती हूँ कि वो अवेलेबल है या नहीं, ये क्या सिचुएशन है, तो फिर कर लेते हैं। शायद फिर तुम्हें बुलाना है, मसला क्या है, वही वाला, ठीक है। पता चलेगा वैसे उसे उठाने की आदत की वजह से होती है, तो चलो कोई बात नहीं, कोई और मसला है ना। हाँ सही, देख लो। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने इसको कहा है कि उसका ना और भी मसला हो सकता है, मैंने इसको कहा कि उसको कोई और मसला भी हो सकता है, इसकी ना भांजी की भतीजी है जिसको ये मसला है। मैंने कहा अगर उसको ये मसला चाहिए तो हो सकता है उसको कोई दुआ वगैरह की भी जरूरत है, दबाव वगैरह में बसवा सबसे पहले ये बस रोती रहती है, 24 घंटे दिन के पास वो रोती है, कुछ नहीं करती। उसका यही मसला था, कुछ भी नहीं किया, मैंने 2-3 दफा दुआ करा, कभी बदल गई। पहले वो दिन में चीख चीख के वहशत आती थी, आँखें अंदर भी नहीं थी, देखिए ऐसे करके लेती रहती थी, जुल्फा मैं बोली कब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, वीडियो देख रहे हो आप। अब ऑनलाइन होके तो उसको याद आ गया। ये आज काफी दिनों बाद मेरा वीक में कुछ दिन लेक्चर होते ना, तो इस वजह से ये आज हुआ, तो ये ऑनलाइन नहीं हुआ, वरना ये काफी लोग ऑनलाइन होते हैं। तो मैंने भी नहीं कहा कि मेरा कराया ना करा, मैंने कहा कि कोई कुछ नहीं हाँ चलो बच्चों, मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ, फिर कल करते हैं।